जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर। हमारे पिछले वीडियो को सपोर्ट करने के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपके अगले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और हमारे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो बने रहिए हमारे दूसरी इकाई के बचे हुए पार्ट को जानने के लिए, जिसमें हमें इस्लाम धर्म और सूफी धर्म व प्लेटो, अरस्तु व सुकरात जैसे दार्शनिक विचारों के शिक्षा के संबंध में विचार पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए, आपका समय न लेते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ हैं जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है दोस्तों। तो हमें भी संघर्ष करके निखर जाना है। तो दोस्तों, पढ़ते हैं इस्लामिक परंपरा की शिक्षा से संबंधित दार्शनिक विचार। इस्लामिक दर्शन मुख्य रूप से धार्मिक दर्शन है। इस्लाम का अर्थ है शांति में प्रवेश करना। इसके धर्म प्रवर्तक मोहम्मद साहब हैं। मोहम्मद साहब के जन्म अरब के मक्का शहर में 570 ईस्वी को हुआ और वफ़ात का यहाँ पर दोस्तों क्या अर्थ है? वफ़ात का यहाँ पर अर्थ है मृत्यु। तो दोस्तों 570 में इनका मक्का में जन्म होता है, वहीं 632 ईस्वी में मदीना में इनकी मृत्यु हो जाती है। सन 622 ईस्वी में उन्होंने मक्का छोड़कर मदीना की हिजरत यात्रा की। इसी वर्ष से इस्लामिक हिजरी सन शुरू हुआ। इस धर्म के मूल ग्रंथ कुरान और हदीस हैं। कुरान उच्चरित तथा पठित ग्रंथ हैं जो मोहम्मद साहब पर वही, दोस्तों यहाँ वही का अर्थ है दिव्यवाणी के द्वारा नाजिल का अर्थ है उतरना। तो वही यानी दिव्यवाणी और नाजिल यानी उतरना। तो दिव्यवाणी उतरता हुआ था, तब उनको पैगंबर, नबी और रसूल कहा जाने लगा। दोस्तों यहाँ पैगंबर का अर्थ है संदेश ले जाने वाला, नबी का अर्थ है परम ज्ञान की घोषणा करने वाला और रसूल का अर्थ है प्रेषित या दूत। तो दोस्तों यहाँ पर मक्का की तस्वीर दी गई है जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य है। आगे देखिए, इस्लाम का मूल आधार कलमा ए तौहीदी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसका अर्थ है अल्लाह के सिवा और कोई पूजनीय नहीं है तथा मोहम्मद साहब उसके रसूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, इसका अर्थ है अल्लाह के सिवा और कोई पूजनीय नहीं है तथा मोहम्मद साहब उसके रसूल हैं। इस्लाम के अनुयायी कुरान और हदीस पर अटूट श्रद्धा रखते हैं। मुस्लिमों के लिए 5 धार्मिक कर्तव्य अनिवार्य हैं। कलमा पढ़ना है, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना है। कलमा पढ़ना है, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना है। रमज़ान माह के रोज़े रखना है। ज़कात है अर्थात वार्षिक बचत का 40वां हिस्सा दान में देना। और हज करना अर्थात समर्थ व्यक्ति द्वारा मक्का की यात्रा करना। अगर वो समर्थ है तो मक्का की यात्रा करना उसका कर्तव्य है। मुस्लिम धर्म को मानने वाले 5 धार्मिक कर्तव्य हैं ये। अगर समर्थ हैं तो वो हज की मक्का यात्रा कर सकता है। कार्य रूप में परिणति करना मुस्लिम शासन ने अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य माना, अतः उन्होंने मुसलमानों के मस्तिष्क का ज्ञान के आलोक से प्रकाशित करने का पूरा प्रयत्न किया। इस्लाम का वास्तविक रूप शांतिवादी है। हज़रत मोहम्मद के विशाल, दोस्तों यहाँ विशाल का अर्थ है मृत्यु, जिससे आत्मा जाकर परमात्मा से मिल जाती है, उसके लिए विशाल शब्द लिया गया है उर्दू के। विशाल के बाद उनके प्रिय खलीफाओं ने मुख्य रूप से 4 खलीफा थे। खलीफाओं हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान नगनी और हज़रत अली। इन खलीफाओं ने उनको धर्म के विचारों को आगे से प्रचार प्रसार किया। ये उच्च कोटि के चरित्र के धनी थे, उनमें उच्च कोटि की आध्यात्मिकता भी थी। इन्होंने इस्लाम के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। अब इस्लाम के अनुसार शिक्षा और शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, तो देखिए दोस्तों, इस्लाम के अनुसार शिक्षा क्या है। तो इसमें बगदाद के निज़ामिया विश्वविद्यालय के प्राचार्य मोहम्मद अल गज़ाली के शब्दों में शिक्षा क्या है बताइए। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इसमें बगदाद के निज़ामिया विश्वविद्यालय के मोहम्मद अल गज़ाली बताते हैं कि मिट्टी के अंदर बीज की तरह ज्ञान मनुष्य के अंदर होता है। मिट्टी के अंदर बीज की तरह ज्ञान मनुष्य के अंदर ही होता है, जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से आकार ग्रहण करता है। और सेकंड ये बात करते हैं कि बच्चों को सिखाना वास्तव में खेत से
अवांछनीय घास और खरपतवार को निकालकर पौधों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने जैसा कठिन कार्य है। अल गजाली के पहले उद्धरण में बच्चों को अंतर्निहित क्षमताओं को स्वीकार किया गया है और पौधे के विकास के लिए आवश्यक गुणवत्तापूर्ण मिट्टी, उर्वरक, हवा और पानी की तरह शिक्षा में विद्यालय का वातावरण, पाठ्य सामग्री, शिक्षक एवं शिक्षण विधि की आवश्यकता की ओर इशारा किया गया है। दूसरा उद्धरण शिक्षा और शिक्षक के उत्तरदायित्व की बात करता है, जिसका काम बच्चों को सीखने के लिए उपयुक्त विषय परिवेश उपलब्ध कराना है और उन्हें अवांछनीय प्रभावों से बचाना है। इन दोनों उद्धरणों को यदि एक साथ मिलाकर देखें तो शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा अपने सतत स्तर पर सीखने के लिए संघर्ष करता है और शिक्षक उसकी मदद करता है। अल गजाली के पहले उद्धरण में बच्चों की अंतर्निहित क्षमताओं को स्वीकार किया गया है, जबकि पौधे के विकास के लिए आवश्यक गुणवत्तापूर्ण मिट्टी है, उर्वरक है, हवा और पानी की तरह शिक्षा में विद्यालय का वातावरण है, पाठ्य सामग्री है, शिक्षक है एवं शिक्षण विधि है, उनकी आवश्यकता की ओर इशारा किया है। दूसरा उद्धरण शिक्षा और शिक्षक के उत्तरदायित्व की बात करता है, जिसका काम बच्चों को सिखाने के लिए उपयुक्त परिवेश उपलब्ध कराना और उन्हें अवांछनीय प्रभावों से बचाना है। इन दोनों उद्धरणों को यदि एक साथ मिलाकर देखा जाए तो शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा अपने स्तर पर सीखने के लिए संघर्ष करता है और शिक्षक उसकी मदद करता है। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है मैं आपको बोलकर कुछ बता रहा हूँ जो इसमें आपके वीडियो में शायद नहीं व्यू हो रहा है। तो इस्लाम धर्म के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसमें फर्स्ट है अपने ज्ञान का विकास एवं प्रचार प्रसार करना, सेकंड है इस्लाम का प्रसार, फिर है धार्मिकता के माध्यम से नैतिकता का विकास करना, फिर चरित्र का निर्माण करना। यह इस्लामिक शिक्षा के उद्देश्य थे। दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा, वापस बोल देता हूँ। ज्ञान का विकास एवं धर्म का प्रसार, धार्मिकता के माध्यम से नैतिकता का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना। आगे हम पढ़ते हैं इस्लाम के अनुसार शिक्षा व्यवस्था क्या थी। तो भारत के मुस्लिम शासकों ने केंद्रीय या प्रांतीय स्तर पर शिक्षा के किसी विभाग की स्थापना तो की नहीं थी, पर उन्होंने साधारणतः शिक्षा में रुचि अवश्य ली। फलस्वरूप लगभग संपूर्ण मुस्लिम काल में प्राथमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। उस काल में शिक्षा के केवल यही दो स्तर थे। इन दोनों स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के लिए मुस्लिम शासकों, विद्या प्रेमी और धनी व्यक्तियों द्वारा मकतबों और मदरसों की स्थापना और आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई। इस सामान्य परिचय के पश्चात ऊपर वर्णित शिक्षा के दोनों स्तरों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। शिक्षा की संस्थाओं का वर्णन देखते हैं दोस्तों कि इस्लाम धर्म में कौन कौन सी शिक्षा संस्थाएं हैं, किस प्रकार वो कार्य करती हैं, उनके नाम क्या हैं उर्दू में। शिक्षा संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र मकतब थे। इनके अतिरिक्त खानकाहों और दरगाहों में भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। कुछ व्यक्तिगत शिक्षक अपने घरों पर भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। दोस्तों ये मुस्लिम समाज की बातें हैं, ये मुस्लिम धर्म से संबंधित बातें हैं। तो अब कि इनमें प्रवेश की प्रक्रिया क्या थी ये देखते हैं। जिस प्रकार वैदिक युग में उपनयन संस्कार के पश्चात और बौद्ध युग में पबज्जा संस्कार के उपरांत बालक की शिक्षा आरंभ होती थी, उसी प्रकार मुस्लिम युग में बिस्मिल्लाह खाने की रस्म के बाद बालक अपनी शिक्षा आरंभ करता था। यह रस्म उस समय होती थी जब बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की हो जाती थी। उस समय बालक अपने उस्ताद, उर्दू में गुरु को उस्ताद कहता जाता है दोस्तों, के समक्ष उपस्थित होता था। उस्ताद कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते थे और बालक उनको दोहराता था। यदि बालक उनको दोहराने में असमर्थ होता था तो केवल बिस्मिल्लाह का जाना ही प्रयुक्त समझा जाता था। इस प्रकार बालक की प्राथमिक शिक्षा का शुभारंभ हो जाता था। अब इस्लाम के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है तो दोस्तों इसमें देखिएगा, मकतबों का पाठ्यक्रम विभिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न होता था। साधारणतः बालकों को पढ़ने, लिखने और साधारण अंक गणित की शिक्षा दी जाती थी। उनको सबसे पहले अरबी और फारसी वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था और उसके पश्चात कुरान की कुछ आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। उनका शुद्ध उच्चारण करना अनिवार्य था। उसके पश्चात बालक को लिखना सिखाया जाता था। तत्पश्चात व्याकरण और फारसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत बातचीत करने के ढंग, सुंदर लेख, पत्र लेखन और अर्जुनवासी का प्रमुख स्थान था। बालकों को वुजू, गुस्ल का तरीका, दोस्तों यहाँ गुस्ल का अर्थ है स्नान। उर्दू में स्नान को गुस्ल कहा जाता है। बालकों को वुजू, गुस्ल का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका, खाने पीने का तरीका व अदब आदाब तथा मेहमान नवाजी व समाज के तौर तरीक़ों पर पूर्ण रूप से जोर दिया जाता था। विशेष रूप से किताबी ज्ञान के अलावा बच्चों को नैतिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध विचारक शेख आदि की पुस्तकें बोस्तान एवं गुलिस्तान पढ़ाई जाती थी।
और पैगंबरों के किस्से व मुस्लिम फ़कीरों सूफियों की कहानियाँ सुनाई जाती थी। शाहजादों और संपन्न परिवार के बालकों को उनके निवास स्थानों पर व्यक्तिगत अध्यापकों द्वारा भी शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है अपने प्राथमिक शिक्षा की शिक्षण विधाएँ और शिक्षण की संस्थाएँ। मकतब में शिक्षण की व्याख्यान विधि, भाषण विधि थी। बालक को शुद्ध उच्चारण का ज्ञान हो जाने के बाद कलमा और कुरान की कुछ आयतें कंठस्थ करवाई जाती थी। कक्षा में सब बालक उच्च स्वर में एक साथ बोलकर अक्सर ज्ञान, कलमा, दुआएं, आयतें, पहाड़े आदि रटते थे। उस्ताद अर्थात गुरु नया पाठ तभी पढ़ाते थे जब बालकों को पिछला पाठ कंठस्थ हो जाता था, अर्थात याद हो जाता था। अब नेक्स्ट है शिक्षण संस्थान। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे और साधारणतः मस्जिद परिसर में चलते थे तथा उस्ताद व्यक्तिगत रूप से भी अपने घरों पर या अन्य सुविधाजनक स्थानों पर मकतब चलाते थे। मकतबों में मुसलमान बालकों के साथ हिंदू बालक भी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। जिन स्थानों पर मदरसे नहीं थे वहाँ के कुछ मकतबों में उच्च शिक्षा का भी प्रबंध था। कुरान स्कूल। अब स्कूल संस्थाओं का कुछ प्रकार हैं। कुरान स्कूल। इन कुरान स्कूलों में केवल कुरान की शिक्षा दी जाती थी। इनका वर्णन करते हुए डी लॉफॉस ने कहा कि कुरान स्कूल साधारणतः किसी मस्जिद से संलग्न होते थे। उनमें छात्रों को पहले अरबी लिपि का ज्ञान कराया जाता था और फिर कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। बालक द्वारा लिखने के लिए लकड़ी की तख्ती पर मोटे सरकंडे की कलम से लिखने के लिए मोटे सरकंडे की कलम से लिखते थे। लकड़ी की तख्ती होती थी, लिखने का अभ्यास किया जाता था। कुछ अभ्यास हो जाने पर वे पतले कलम से कागज़ पर लिखता था। पहले तख्ती पर लिखता, अभ्यास में परिपक्वता मैच्योरिटी आने पर वह कागज़ पर लिखने लगा। अब खानकाहें क्या हैं दोस्तों, इसमें देखिएगा ध्यान से। सूफी संतों की खानकाहें भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, जहाँ सूफी संत अपनी इबादत रियाजत के साथ साथ शिक्षा देने का कार्य भी करते थे। इनका वे दान से प्राप्त होने वाला धन से चलता था। दरगाहें। खानगाहों की भांति बुजुर्गों के मज़ार या दरगाहें भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। इनकी स्थिति बहुत कुछ खानगाहों के समान ही थी। अब देखते हैं मुस्लिम संप्रदाय में, मुस्लिम धर्म में उच्च शिक्षा संस्थाएं कैसी थी, वहाँ शिक्षण विधियाँ क्या थी। तो शिक्षा संस्थाएं, उच्च शिक्षा की संस्थाएं मदरसे थे। बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर उच्च शिक्षा हेतु मदरसे में प्रवेश लेता था। उच्च शिक्षा के केंद्र संपूर्ण देश में बिखरे हुए थे। इनमें आगरा है, दिल्ली है, फतेहपुर सीकरी है, कश्मीर है, बीजापुर है, अहमदनगर है, गोलकुंडा, जोधपुर है, बिहार है, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, टोंक, लखनऊ, सियालकोट और मुर्शिदाबाद के मदरसों ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ख्याति अर्जित की थी। इसलिए बुखारा, अफ़गानिस्तान और अन्य देशों के छात्र ज्ञान का अर्जन करने के लिए यहाँ आते थे। अब फारसी के स्कूल है, फारसी लैंग्वेज के स्कूल थे दोस्तों। मुस्लिम शासनकाल में फारसी ही राजभाषा थी, अतः राजपद प्राप्त करने के लिए फारसी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य था। अतः शासन प्रबंध से जुड़े सभी लोगों के लिए ये शिक्षा आवश्यक एवं महत्वपूर्ण थी। इसका उच्च स्तर होता था। अरबी के स्कूल हैं कुछ। इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य अरबी भाषा और साहित्य के विद्वानों का निर्माण करना था। अतः इनमें शिक्षा का स्तर साहित्य एवं व्याकरण की दृष्टि से उच्च होता था, जिससे नए नए साहित्य की रचना एवं अन्य भाषाओं में अनुवाद संभव था। अगला है दोस्तों मदरसे। मदरसे क्या थे दोस्तों? सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। ये किसी भी तरह का स्कूल, कॉलेज या कोई भी संस्थान हो सकता है। मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे। इनकी स्थापना राज्यों और धनी विद्या प्रेमी व्यक्तियों द्वारा की जाती थी। इनमें विभिन्न शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम फारसी लैंग्वेज होता था। मदरसे आवासीय शिक्षा के केंद्र थे, परंतु अपने परिवारों के साथ रहने वाले छात्र भी वहां जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। मदरसों के साथ छात्रावास होते थे, जिनमें छात्रों को भोजन और आवास की सुंदर व्यवस्था थी। प्रत्येक छात्र को आर्थिक सहायता के रूप में कुछ धन मिलता था तथा योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती थी। शिक्षकों के लिए भी मदरसे में निवास और भोजन का प्रबंध होता था। इस प्रकार छात्र और शिक्षक निरंतर एक साथ रहने से घनिष्ठ संपर्क में रहते थे। अब की पाठ्यचर्या क्या थी? मुस्लिम इस्लामिक संप्रदाय में पाठ्यचर्या की थी उच्च शिक्षा के लिए। उच्च शिक्षा 10वीं से 12वीं के आयु वाले बालकों के लिए थी। उनकी पाठ्यचर्या बहुत विस्तृत थी और निम्न 2 भागों में विभाजित थी। एक थी धार्मिक शिक्षा और अगली थी आपके लौकिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा में उन्होंने धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत छात्र को कुरान की आयतें कंठस्थ करवाई जाती थी और उनका सूक्ष्म एवं विस्तृत अध्ययन करवाया जाता था। इसके अतिरिक्त इस्लामी सिद्धांत, इतिहास, कानून का अध्ययन करवाया जाता था। अगला है दोस्तों
लौकिक शिक्षा के अंतर्गत छात्र को विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिनमें अरबी और फारसी भाषाओं का साहित्य एवं व्याकरण, कृषि, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, लॉ, कानून, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, साइकोलॉजी तथा यूनानी चिकित्सा इत्यादि मान्य थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपयुक्त सब विषयों की शिक्षा अब मदरसों में नहीं दी जाती है। मदरसे की शिक्षण विधियाँ क्या क्या थी दोस्तों? मदरसों में भाषण विधि द्वारा अध्ययन कराया जाता था। संवाद पद्धति का प्रचलन था। धर्म है, दर्शन है, तर्कशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के शिक्षण में तर्क विधि, डिस्कशन विधि का मुख्य स्थान था। संगीत है, हस्तकला, चित्रकला और चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों की शिक्षा में व्यवहारिक कार्य प्रायोगिक की समुचित व्यवस्था थी। छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और उनकी कठिनाइयों का अध्यापकों द्वारा निराकरण किया जाता था। अब यह परीक्षाएं किस प्रकार होती थी? शिक्षक प्रत्येक छात्र के ज्ञान का स्वयं मूल्यांकन करके उसे उच्च कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दे देते थे। मुस्लिम धर्म में उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को कुछ उपाधियां दी जाती थी। विशेष योग्यता वाले छात्रों को प्रमाण पत्र तथा उपाधियों से विभूषित करते थे। उदाहरणार्थ, साहित्य में विशेष योग्य छात्रों को कामिल तथा धर्मशास्त्र के छात्रों को आलिम और तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के छात्रों को फाजिल की उपाधि से अलंकृत किया जाता था। छात्रों को उपाधियां प्रदान करने के समय नियमित रूप से समारोह का आयोजन भी किया जाता था। दोस्तों, आगे हैं अपने कुछ घातक पाप। ये दोस्तों किससे संबंधित हैं? ये हैं आपके सूफी संत परंपरा से संबंधित हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाले से। तो सुकरात का शिक्षा दर्शन देखते हैं दोस्तों, जिसमें आपको पेज नहीं दिख रहा है वह उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रमुख सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में भी हमें अध्ययन करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में भारत आए थे और बाद में इन्होंने ही भारत में सूफी मत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की। भारत में कई स्थान पर घूमने के बाद अजमेर में स्थायी रूप से बस गए। यहीं पर इनकी प्रसिद्ध दरगाह है। इनके चाहने वाले इन्हें ख्वाजा साहब या गरीब नवाज के नाम से याद करते हैं। इनके एक शिष्य शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने नागौर को अपना केंद्र बनाया था। शांतिपूर्ण उपायों से इस्लाम तथा इंसानियत का प्रचार करते थे ये। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, भारत के सूफी संतों में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का नाम प्रमुख हैं, जिनके नेतृत्व में चिश्ती सिलसिले का भारत भर में विकास हुआ था। दोस्तों, अब अल गज़ाली ने सूफी साधना को इस्लामी मतानुसार 4 भागों में बांटा है, वो पढ़ लेते हैं। एक है उपासना, इसमें ज्ञान मीमांसा तथा धर्म दर्शन, शास्त्रीय अनुष्ठान तथा आराधना के अंगों का वर्णन है। जबकि व्यक्तिगत व्यवहार, इसमें इन्होंने धार्मिक विधि, लौ और रहस्यवादी प्रशिक्षण के अनेक भागों का वर्णन किया है। जबकि तीसरा है घातक पाप, इसमें मनोविज्ञान और आध्यात्मिक अभ्यास का उल्लेख किया है। चौथा है मुक्ति मार्ग, जिसमें तौबा अर्थात संन्यास, ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर का भय, खौफ और आशा, दरिद्रता और आत्मत्याग, ईश्वर की एकता में विश्वास और उस पर भरोसा, ईश्वर की प्रीति और उस पर भरोसा एवं संतोष, ईश्वर के प्रति दृढ़ संकल्प एवं निष्कपटता, ईश्वर पर ध्यान तथा मृत्यु स्मरण की चर्चा की गई है। अब इनमें शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं सूफी मत के अनुसार। तो हमें सूफी मत के अनुसार देखना है दोस्तों। यहाँ पर आप स्मरण में रखिएगा कि हम सूफी परंपरा में हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के विचारों में शिक्षा के उद्देश्य पढ़ रहे हैं। ईश्वर निरपेक्ष सत्ता है और संपूर्ण अस्तित्व का एकमात्र आधार है। उसमें सत्य और अस्तित्व, बीइंग एंड एक्सिस्टेंस, दोनों अवियोज्य रीति से पाए जाते हैं। संत थॉमस ने भी इसे स्वीकारा है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। सभी नबी वाणी रूप में ईश्वर के वचन हैं, पर नबी मोहम्मद परम अथवा सर्वोच्च वचन अर्थात प्रकाशना है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद को अंतिम प्रकाशना की छाप या मुहर कहा गया। सेल्फ ऑफ द प्रोफेट्स, पूर्ण मानव, कामिल इंसान, संपूर्ण ब्रह्मांड का लघु रूप है। शिक्षा की विधियाँ क्या क्या थी? सूफी मत में मुख्य रूप से हमदोनात, मनकबत, कौल, महफिल समाह, कवाली, कविता, कहानी, भाषण विधि, भ्रमण विधि, व्याख्यान विधि आदि शिक्षा की विधियाँ अपनाई गई थी। आगे हम पढ़ते हैं महान विचारक सुकरात का शिक्षा दर्शन, जो 470 में इनका यूनान के महान दार्शनिक हैं। ये यूनान के हैं दोस्तों, याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके। सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व एथेंस के एक निर्धन परिवार में हुआ था।
महत्वपूर्ण वाद विवादों को लेकर विभिन्न प्रकार के विषयों युद्ध, राजनीति, विवाह, प्रेम, मित्रता, धर्म, विज्ञान, कला, कविता, नीति, दर्शन इत्यादि में सुकरात की गंभीर अभिरुचि थी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें सुकरात के विचार या उनके दर्शन की अध्ययन नहीं मिलता हमें। जैसे युद्ध है, राजनीति, विवाह, प्रेम, मित्रता, धर्म, विज्ञान, कला, कविता, नीति, दर्शन सभी इत्यादि में सुकरात की गंभीर अभिरुचि थी। एक मूर्तिकार पिता और एक दाइमा के घर में जन्म लेने वाले इस शिक्षा शास्त्र के बारे में कहा जाता है कि वे खासकर युवाओं से जीवन के अर्थ उद्देश्य पर विचार करता था, उन्हें अपने ज्ञान का अनुभव कराता तथा उन्हें उनके अंदर ज्ञान के दबे पड़े बीजों को क्रियाशील बनाता था। उसकी शिक्षा पूरी तरह आचार पर केंद्रित थी। उनके मत में जीवन और सिद्धांत को किसी भी तरह अलग नहीं किया जा सकता। सुकरात घूम घूम कर सभी को सिखाते थे कि सद्गुण धन से पैदा नहीं होता बल्कि सद्गुणों से धन पैदा होता है। क्या दोस्तों? सद्गुण धन से पैदा नहीं होता बल्कि सद्गुणों से धन पैदा होता है। सुकरात का यह मानना था कि शिक्षा व्यक्ति के अंदर छिपी हुई क्षमता को बाहर लाने का माध्यम मात्र है। शिक्षा का उद्देश्य क्या बताते हैं सुकरात? इन पद्धतियों के माध्यम से सुकरात का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक उत्थान कर उसे चरित्रवान मानव बनाना था। उनके मत में ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान से ही व्यक्ति न्यायी, आत्मसंयमी, दयावान, साहसी जैसे गुणों का विकास करता है। उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि ठीक करने के लिए ठीक सोचना जरूरी है। ठीक करने के लिए ठीक सोचना जरूरी है। ज्ञान के बिना सद्गुण की प्राप्ति असंभव है। सुकरात ने कोई पुस्तक नहीं लिखी दोस्तों, सुकरात ने कोई पुस्तक नहीं लिखी। उन्होंने जिस शिक्षा पद्धति, स्वरूप एवं उसकी प्रयोजना मूलकता के संबंध में जो बीज बोए थे उसको पोषित कर वह वट वृक्ष बनाने का कार्य उनके शिष्य प्लेटो जी ने किया। इसलिए प्लेटो के शिक्षा दर्शन में हम न केवल स्वयं प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों से अवगत होते हैं अपितु उनके गुरु सुकरात की शिक्षा संबंधी धारणा से भी रूबरू होते हैं। इसके लिए सुकरात ने निम्न विधियाँ अपनाई थी। सुकरात ने जो विधियाँ अपनाई उनमें प्रश्नोत्तर विधि प्रमुख है। इसके लिए सामान्यतः सुकरात अपनी मित्र मंडली के सदस्यों के साधारण विचारों को किसी विषय के वाद विवाद में लेकर चलता था। उन विचारों का दैनिक समस्याओं से संबंध होता था। उनकी भली भांति परीक्षा करने के पश्चात सुकरात ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचा था वह उनके सही आधारों का पता लग जाए। वे ऐसे उपयुक्त व्यवहारिक उदाहरण देता था कि उसके विचारों को सरलता से समझा जा सकता था। सुकरात अपनी प्रश्नात्मक कुशलता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। वे संबंधित समस्या के विषय में लोगों के विचार पूछता था, उन्हें ध्यान से सुनता था और फिर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता था। प्रश्नों के माध्यम के द्वारा वे उपस्थिति समस्या के पीछे निहित गहन तथ्यों तक पहुंच जाता था। संदेहात्मक विधि, संदेह को सुकरात ज्ञान प्राप्ति के लिए प्राथमिक बिंदु मानते हैं। संदेह होगा तभी ज्ञान का सृजन होगा। सुकरात प्राथमिक बिंदु मानते हैं संदेह को ज्ञान का। वे हर विषय के प्रति अपनी अनभिज्ञता व्यक्त करते अथवा उसकी सत्यता पर संदेह करते। वे इस पद्धति का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के मत को जानने के लिए भी करते थे। अब है संवादमूलक विधि। संवादमूलक विधि सुकरात ज्ञान के लिए परस्पर विचार विमर्श करना, बहस करना, तर्क वितर्क करना इत्यादि को महत्वपूर्ण मानते थे। उनकी मान्यता थी कि बिना संवाद के ज्ञान की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आगमन निगमन विधि। सुकरात ने अनुभव को शिक्षा प्राप्ति का मूल स्रोत माना। वे समस्या से संबंधित अनेक घटनाओं और तथ्यों को संकलित करता, तब उनमें से सामान्य विशेषताओं वाले तथ्यों को पृथक कर लेता, अर्थात विशेष तथ्यों के आधार पर वे सामान्य परिभाषाओं की परीक्षा करता तथा विशेष तथ्यों की सामान्य अभिव्यक्ति को वे आवश्यक मानता था। अब आगे निगमनात्मक विधि है एक सुकरात जी की। सुकरात की दृष्टि में सामान्य निष्कर्षों के लिए विशेष तथ्यों का होना आवश्यक है। शिक्षा प्राप्ति में जब हम सामान्य से विशेष की ओर प्रस्थान करते हैं तो वह निगमनात्मक पद्धति कहलाती है। अब आगे दोस्तों हम प्लेटो का शिक्षा दर्शन पढ़ेंगे। प्लेटो ग्रीक दार्शनिक थे। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो की परंपरा में प्लेटो का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रीक दार्शनिकों में हम कह सकते हैं कि प्लेटो का प्रभाव न केवल प्रवर्तित ग्रीक चिंतन परंपरा पर बल्कि संपूर्ण पाश्चात्य बौद्धिक परंपरा के इतिहास पर देखा जा सकता है। प्लेटो का जन्म दोस्तों 428 ईसा पूर्व में एथेंस के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था और इसी कारण उन्हें वे सभी अवसर सुलभ हो पाए। संभ्रांत परिवार में जन्म हुआ, इसी कारण उन्हें वे सभी अवसर सुलभ हो सके ताकि वे एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। प्लेटो के जीवन काल की प्रमुख घटनाओं में हम सुकरात जैसे ज्ञानी गुरु से उसके दीर्घ संपर्क और ज्ञान प्राप्ति को मान सकते हैं। सुकरात से उसका संपर्क होने के बाद से लेकर सुकरात के मृत्यु दंड तक
के काल में हम पाते हैं कि प्लेटो का चिंतन व दर्शन एक उदात्त चरित्र और निष्ठावान गुरु के दिग्दर्शन में नई ऊंचाइयों को छूता है। सुकरात की मृत्यु के बाद वे एथेंस को छोड़कर एक लंबी यात्रा के लिए मेगाटास, सेरिन, ग्रेसिया, सिसिली आदि स्थानों का भ्रमण करते हैं। पुनः 12 वर्षों बाद एथेंस लौटते हैं और अपनी अकादमी की स्थापना करते हैं। इस अकादमी का एक लंबा और व्यवस्थित इतिहास भी हमें मिलता है। प्लेटो द्वारा लिखा गया साहित्य हमें न केवल ये बताता है कि प्लेटो के ज्ञान का विस्तार कितना था, बल्कि ये भी समझने में सहायता करता है कि उसके संपूर्ण विचार दर्शन में कब और कैसे परिवर्तन आते चले गए। प्लेटो शिक्षा के उद्देश्य बताते हुए लिखता है कि प्लेटो के संपूर्ण शिक्षा शास्त्र की जानकारी उनकी पुस्तक रिपब्लिक में मिलती है। इनकी रचनाओं में हम पाते हैं कि वे राज्य को न्याय बनाने के लिए तथा राज्य में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए शिक्षा को एक सशक्त साधन के रूप में देखता है। न्याय की प्राप्ति के लिए शिक्षा आवश्यक है। प्लेटो का मानना है कि मनुष्य तभी न्यायी हो सकता है जब वे अपने साहस और संवेग पक्ष को विवेक के अधीन रखे, तथा एक राज्य तभी न्यायी हो सकता है जब उसका नेतृत्व विवेक संपन्न दार्शनिक राजा द्वारा किया जाए। ये दार्शनिक राजा ऐसा होना चाहिए जो अपनी इच्छाओं, संवेगों, भावनाओं तथा लालसाओं को बुद्धि के नियंत्रण में रख सके। इस आधार पर प्लेटो की शिक्षा के निम्न उद्देश्य चिन्हित किए जा सकते हैं: आदर्श नागरिक बनाना, मानसिक विकास करना, नैतिकता का विकास करना, सामाजिकता का विकास करना और आध्यात्मिकता का विकास करना। दोस्तों, इसमें आप ध्यान से देख सकते हो, मैं आगे हेडिंग के पढ़कर आगे स्किप कर रहा हूँ। आदर्श नागरिक बनाना, मानसिक विकास करना, नैतिकता का विकास करना, सामाजिकता का विकास करना और आध्यात्मिकता का विकास करना। दोस्तों, नेक्स्ट है अपने शिक्षा की प्रक्रिया प्लेटो के अनुसार। तो यहाँ से देख लीजिएगा एक बार। प्लेटो के शिक्षा दर्शन की पृष्ठभूमि में हम उसके पूर्ववर्ती सेफिस्टो के शिक्षा संबंधी विचारों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। वस्तुतः प्लेटो सेफिस्टो में शिक्षा प्रदान करने के तरीकों से असहमत थे, जिसमें सिर्फ संपन्न वर्ग के बच्चे ही शिक्षा हासिल कर सके और अपने को सतह के उच्च पदों पर काबिज होने के लायक बना सके। प्लेटो के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था राज्य द्वारा की जानी चाहिए तथा स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। प्लेटो के द्वारा एक व्यवस्थित शिक्षा योजना की वकालत की गई, जिसमें बाल्यावस्था से लेकर 50 वर्ष की आयु तक विभिन्न चरणों में विभिन्न विषयों का ज्ञान करवाते हुए एक दार्शनिक, न्यायी और संयमी नागरिक के निर्माण की बात की गई। अब प्लेटो शिक्षा की प्रक्रिया बताते हैं कि प्लेटो ने एथेंस में एक अकादमी की स्थापना की थी। वह स्वयं लगभग 40 वर्षों तक इस अकादमी का प्रधान संरक्षक और निर्देशक डायरेक्टर रहा तथा उसने अपने समय के विभिन्न विद्वानों को आमंत्रित कर इस अकादमी को प्राचीन ग्रीक संस्कृति का उच्चतम अध्ययन केंद्र बनाने का प्रयास किया। प्लेटो के समय जो विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे, उनमें कुछ स्थान ज्यामिति का था और ऐसा माना जाता है कि उसकी अकादमी में प्रवेश पाने के लिए ज्यामिति का ज्ञान बड़ा आवश्यक था। गणित विषय उस समय बड़ा प्रचलित था और प्लेटो स्वयं प्रख्यात गणितज्ञ था। भूगोल तथा ज्योतिषशास्त्र अन्य प्रमुख पाठ्य विषय हुआ करते थे। राजनीति शास्त्र और विधि शास्त्र जैसे विषय भी इस अकादमी में पढ़ाए जाते थे। उस समय के विद्वान, अधिवेता और राजनेता इस अकादमी से जुड़े हुए थे तथा कई राज्यों के संविधानों का संग्रह यहाँ मौजूद था। दर्शन शास्त्र का स्थान इस अकादमी में विशिष्ट था, क्योंकि सुकरात और उसके पूर्व के विचारकों के दर्शन का अध्ययन यहाँ किया जाता था। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक और लॉज में अपनी शिक्षा योजना के बारे में चर्चा की है। यहाँ पर हम पाते हैं कि प्लेटो शिक्षा प्रदान करने के तरीकों को समझाते हुए शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के जीवन जीने के तरीकों को भी समझाता है और एक ऐसे पाठ्यक्रम की सिफारिश करता नजर आता है जिसमें एक निश्चित समय के अंतराल के बाद शिक्षा और प्रशिक्षण की न केवल विषय वस्तु बदलते दिखाई देती है, बल्कि उसे पढ़ाए जाने के तरीके भी बदल जाते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसी विशेषताएं संक्षेप में समझ सकते हैं कि जिन्हें प्लेटो की शिक्षा योजना का अहम हिस्सा माना जाता था। अब प्लेटो शिक्षा का स्वरूप बताता है। प्लेटो ने रिपब्लिक में जिस शिक्षा व्यवस्था की विस्तार से चर्चा की, उसके 2 स्तर थे: प्रारंभिक शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा 3 से 20 वर्ष तक की है। शारीरिक परिश्रम को प्लेटो प्रारंभिक शिक्षा का आवश्यक अंग मानते थे। उसके लिए जिस पाठ्यक्रम का वर्णन किया है उसमें व्यायाम की शिक्षा महत्वपूर्ण है। प्लेटो की शिक्षा योजना में व्यायाम और खेलकूद के लिए एक खास जगह पाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में बच्चों को यथोचित व्यायाम करवाया जाना चाहिए और विभिन्न तरह के खेलकूदों का आयोजन किया जाना चाहिए। इस तरह की गतिविधियों से बच्चों का शरीर का विकास होता है। लॉज में प्लेटो कहता है, एक मनुष्य के रूप में जो कोई भी किसी कार्य में निपुण होना चाहता है, उसे उस कार्य का बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए। यदि एक बालक भवन निर्माता बनना चाहता है तो उसे भवन निर्माण से संबंधित खिलौनों से खेलना चाहिए। लॉज में 64 नंबर पृष्ठ पर ये बात उल्लेखित है। उनकी मान्यता थी कि स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। शैशवावस्था तथा युवावस्था में साहस को विकसित करना सामाजिक न्याय के आवश्यक हैं।
के लिए आवश्यक है। व्यायाम के माध्यम से साहस एवं सहनशीलता के गुणों का विकास किया जा सकता है। दोस्तों इसमें आगे है 18 वर्ष के बाद 6 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को पढ़ना लिखना और साधारण गणित सिखाया जाना चाहिए। इसके साथ ही साहित्य व संगीत की शिक्षा भी जारी रखे जाने की बात प्लेटो करता है। लगभग 18 वर्ष तक की अवस्था तक बच्चों को हर तरह के खेलकूद और व्यायाम के साथ साहित्य और संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए। यहाँ प्लेटो मानव के भाव पक्ष, साहित्य पक्ष तथा देह पक्ष, व्यायाम पक्ष के बीच समुचित संतुलन बनाए रखने की बात करता है। 18 वर्ष के बाद जब बच्चे परीक्षण और परीक्षाओं के स्तर से गुजरते हुए शिक्षा के अगले स्तर पर प्रवेश करेंगे तो उन्हें 2 या 3 साल की अवधि के लिए स्वयं को सैन्य शिक्षा के लिए समर्पित करने की अपेक्षा थी। इस सैन्य प्रशिक्षण के लिए लड़के और लड़कियां दोनों ही प्लेटो अनुमति प्रदान करता था। दोनों को ही उच्च स्तरीय शिक्षा देख लेते हैं प्लेटो की नज़रों में। प्लेटो ने प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च स्तरीय शिक्षा की योजना निर्मित की, जो उन लोगों के लिए जो राज्य के वास्तविक शासक बनेंगे, जो युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा राज्य की रक्षा के लिए सैनिकों को तैयार करती थी। इन सैनिकों का सहायक संरक्षक कहा गया। उच्च स्तरीय शिक्षा पूर्ण संरक्षक राज्य को प्रारंभिक शिक्षा का प्रमुख माध्यम साहित्य और कला को माना गया, जबकि उच्च स्तरीय शिक्षा का माध्यम विज्ञान और दर्शन है। प्रोफेसर सेबाइन ने कहा कि उच्च स्तरीय शिक्षा निश्चय ही रिपब्लिक का अत्यंत मौलिक तथा अत्यंत विशिष्ट प्रस्ताव है। ये चुने गए विद्यार्थियों को 20 से 35 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च पदों के लिए तैयार करती है। उच्च स्तरीय शिक्षा 2 भागों में विभाजित है। फर्स्ट 20 से 30 वर्ष तक की आयु के लिए और सेकंड 30 से 35 वर्ष तक की आयु के लिए। प्लेटो के अनुसार उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए चुने गए विद्यार्थियों को 20 से 30 तक की आयु एक 4 विषयों की शिक्षा दी जाए। अंक गणित, रेखा गणित, ज्योतिष शास्त्र और संगीत शास्त्र। इन विषयों को विद्या चतुष्टयी कहकर पुकारा जाता है। रेखा गणित, अंक गणित, ज्योतिष शास्त्र और संगीत शास्त्र, इन विषयों को विद्या चतुष्टयी कहकर पुकारा जाता है। प्लेटो ने 20 से 30 वर्ष की आयु में जिन विषयों के अध्ययन पर जोर दिया है वे वैज्ञानिक अध्ययन के प्रतीक माने गए हैं। वे मानव आचरण और विकास के संदर्भ में विज्ञान को काफ़ी महत्व प्रदान करता था। सबसे अधिक महत्व प्लेटो ने अंक गणित को दिया है। अंक गणित के बाद रेखा गणित, ज्योतिष शास्त्र और समस्वर्ता के अध्ययन पर भी काफ़ी जोर दिया गया। प्लेटो के अनुसार 20 से 30 वर्ष की आयु तक विज्ञान का अध्ययन पूरा हो जाएगा। 30 वर्ष की आयु में पुनः छंटनी की जाएगी और चुने गए प्रशिक्षणार्थियों को 30 से 35 वर्ष की आयु में द्वंद्वात्मक का ज्ञान कराया जाएगा। शिक्षार्थी द्वंद्वात्मक चिंतन करना सीखेगा। द्वंद्वात्मक का महत्व अधिक गणित से बढ़कर है। हम द्वंद्वात्मक को तर्कशास्त्र, तत्व मीमांसा या सीधे दर्शन कर सकते हैं। उसमें केवल मनोविज्ञान से संबंधित विषयों का अध्ययन नहीं होता, बल्कि उसमें तो अध्ययन होता है स्वयं सत्ता के प्रथम सिद्धांतों का और अंतिम तत्वश्रय के भाव का, जो सत्ता का कारण है और विज्ञान का लक्ष्य है। यहाँ दर्शन के साथ द्वंद्व मूलक पद्धति का ज्ञान विशेष रूप से प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा विद्यार्थी तर्क वितर्क की सहायता से वस्तुओं और विचारों के बीच संबंधों को समझते हुए चिंतन के उच्च स्तर पर जा सके। इसके साथ ही अंकगणित, ज्यामिति और नक्षत्र विद्या का ज्ञान भी करवाया जाता था। शिक्षा विधि। प्लेटो द्वारा लिए गए ग्रंथों में हमें संभाषण या संवाद शैली का प्रयोग अधिकता से मिलता है, किंतु उनकी मान्यता थी कि बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में बच्चे को रोचक कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए। प्लेटो यहाँ इस बात को लेकर सतर्क दिखाई देता है कि बच्चों को जो कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए उनका तथ्य ऐसा होना चाहिए जो उन पर अच्छे प्रभाव की छाप छोड़े। ऐसी कहानियाँ जो बच्चों में भय या नकारात्मकता पर असर डाले नहीं सुनाई जानी चाहिए। उच्च शिक्षण के लिए उन्होंने संवाद पद्धति को महत्वपूर्ण माना। ये एक तरह से प्रश्नोत्तर और वार्तालाप की पद्धति है जिसमें विरोधी के मत को सुनकर प्रश्नोत्तर किया जाता है। इस पद्धति को दर्शन के इतिहास में द्वंद्व पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य किसी विषय को समुचित और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना है। प्लेटो स्वयं रिपब्लिक में कहता है, द्वंद्व पद्धति और एकमात्र द्वंद्व पद्धति ही प्रथम सिद्धांत तक सीधे पहुँचती है, और वही एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो अपने आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए कल्पनाओं का सहारा नहीं लेता। ये पद्धति एक प्रकार से मनुष्य की बौद्धिक प्रतिभा का उत्कृष्ट रूप है, जो कि अपनी ही प्रकृति में इंद्रियमूलक संज्ञान से गुणात्मक रूप से भिन्न है। क्योंकि इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसमें भ्रामकता और संदेह से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही इंद्रिय के ज्ञान में परिवर्तन भी होता रहता है, जबकि द्वंद्व मूल पद्धति से जो ज्ञान हमें मिलता है स्थायी होता है। यहाँ पर यह बात बता देना प्रसंगतर नहीं होगा कि द्वंद्व मूलक चिंतन पद्धति का प्रतिपादन प्लेटो से पहले उसके गुरु सुकरात ने
उसके गुरु सुकरात ने अपनी प्रश्नोत्तर विधि में ही कर दिया था। प्लेटो का योगदान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसमें से इस विधि को मानवीय ज्ञान के सभी क्षेत्रों को अपनाते हुए उच्चतम स्तर के ज्ञान, प्रतियोगिक ज्ञान तथा पहुंचाने का प्रयास किया। दूसरी ओर वह भी ज्ञातव्य है कि प्लेटो ने अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों, विशेष करके शापिस्टों के चिंतन में अपूर्णता या एक पक्षता दिखाने के लिए भी द्वंद्वमूलक पद्धति का प्रयोग किया, अर्थात ये समझने के लिए कि इंद्रियों से प्राप्त संवेदन से हम ज्ञान और सत्य जैसे संप्रदायों को नहीं समझा सकते हैं। प्लेटो एक बुद्धिवादी विचारक था और उसके लिए प्रोटोगोटस जैसे दार्शनिक की उस उक्ति को स्वीकार करना उचित नहीं था कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मानदंड है, क्योंकि इस तरह न तो कोई वस्तुनिष्ठता की बात की जा सकती है और न ही ये समझा जा सकता है कि परम सत्य व्यक्तिगत विरोधों या विरोधाभासों से परे स्थायी एवं अपरिवर्तनशील है। प्लेटो का ज्ञान मीमांसा में इंद्रिय अनुभव के लिए एक सीमित साधन स्थान है, जो बताता है कि कैसे ऐन्द्रिक संवेदनाओं से ऊपर उठकर हम बौद्धिकता की ओर बढ़ सकते हैं। इस बौद्धिकता में विश्लेषणात्मकता का स्थान है, जिसके द्वारा हम वस्तु विशेषों से ऊपर उठते हुए प्रत्ययों के जगत को जान सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है अपने अरस्तु की शिक्षा मान्यता। दोस्तों, हमने सुकरात की मान्यता पढ़ी, प्लेटो की पढ़ी, अब अरस्तु की पढ़ने वाले हैं। अरस्तु का जन्म कहाँ होता है? 348 ईसा पूर्व में यूनान के स्टेगिर नामक नगर में हुआ। उनके पिता का नाम निकोमाक्स तथा माँ का नाम फेस्टिस था। दोस्तों, 17 वर्ष की अवस्था में उसने प्लेटो की अकेडमी में प्रवेश कर लिया था। प्लेटो ने एक अकेडमी बनाई थी जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, मैंने वीडियो में पीछे बताया था। एथेंस नामक नगर में एक अकादमी की स्थापना की थी। वहाँ पर डायरेक्टर के तौर पर प्लेटो ने 40 वर्षों तक काम किया। 17 वर्ष की अवस्था में उसने प्लेटो की अकेडमी में प्रवेश किया। 20 वर्ष तक अपने गुरु प्लेटो के साक्षात संपर्क में रहा। प्लेटो की मृत्यु के पश्चात उसने कई देशों का भ्रमण किया। मैसिडोन नरेश फिलिप के राजकुमार सिकंदर को 3 वर्ष तक शिक्षक रहा। एथेंस लौटकर अरस्तु ने अपनी लाइसिया नामक शिक्षा संस्था की स्थापना की। उसे टहलते टहलते शिक्षा देने की आदत थी। भाषण तथा संवादों द्वारा वह शिक्षा देता था। दांते ने अपनी पुस्तक डिवाइन कॉमेडी ने अरस्तु को ज्ञानियों का ज्ञानी कहा है। चिंतक अरस्तु ने विभिन्न विषय दर्शनों, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, नीतिशास्त्र, राजनीति तथा साहित्य पर गंभीर विचार प्रकट करे। अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ हैं भौतिक शास्त्र, तत्वमीमांसा, नीतिशास्त्र, पॉलिटिक्स इत्यादि। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की 7वें और 8वें खंड में अपनी शिक्षा प्रणाली की विस्तृत विवेचना की है। अब अरस्तु के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है? अरस्तु के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य आदर्श नागरिक बनाना है। अरस्तु ने प्लेटो की भांति ही शिक्षा को आदर्श राज्य व आदर्श नागरिक बनाने के लिए आवश्यक माना। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा आदर्श राज्य की आधारशिला तथा किसी संविधान के सफल अस्तित्व तथा स्थायित्व के लिए एक अपरिहार्य कारक है। शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा नागरिकों को विवेकशील बनाया जा सकता है। शिक्षा नागरिकों की स्वाभाविक क्षमताओं का विकास कर समाज के लिए प्रशिक्षित करने का माध्यम है। शिक्षा द्वारा ही नागरिकों को राज्य के आदर्शों के अनुसार ढाला जा सकता है। शिक्षा संविधान के अनुसार लोगों को व्यवहार करने का विवेक पैदा करती है। सेकंड है, फर्स्ट तो यह हो गया कि आदर्श नागरिक बनाना। सेकंड, चरित्र का निर्माण करना, कैरेक्टर बनाना। शिक्षा द्वारा ही नागरिकों के आदर्श चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। उनकी मान्यता थी कि सर्वोत्तम तथा सुखी जीवन के लिए नागरिकों के 3 गुणों की आवश्यकता रहती है। प्रथम, नागरिकों में नैसर्गिक गुण होने चाहिए, जिसके अंतर्गत उच्च भावना है, योग्यता तथा बुद्धिमत्ता के गुणों का समावेश हो। द्वितीय है, नागरिकों में विवेकशीलता के गुणों को विकसित करना आवश्यक है। तीसरा तत्व नागरिकों का स्वभाव है। राज्य इन तीनों गुणों को विकसित कर उत्तमता के जीवन की प्राप्ति कर सकता है, जिसमें वे शिक्षा की सहायता लेता है। शिक्षा द्वारा निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास होता है। शिक्षा मानव के चारित्रिक जीवन का विकास कर विनम्रता, उदारता, न्यायप्रियता आदि सद्गुण का संचार करती है। अरस्तु ने शिक्षा के कलात्मक उद्देश्य का महत्व स्वीकारते हुए व्यायाम और संगीत पर विशेष जोर दिया, जिसके द्वारा नागरिकों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का समुचित विकास हो सके। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का बौद्धिक उपकरण है। सामान्य रूप से अरस्तु की शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण रूप से ऐसे उत्तम नागरिक तथा उत्तम व्यक्ति का निर्माण करना है, जो कार्य कुशल हो, गुण संपन्न हो, गरिमा संपन्न हो, विनम्र हो, उदार, साहसी, न्यायप्रिय और आत्म संयमी हो। तो अरस्तु ने आपके शिक्षा के ये उद्देश्य बताए, आदर्श नागरिक निर्माण तथा चरित्र निर्माण। फिर अरस्तु शिक्षा का स्वरूप बताता है, जिसमें अरस्तु ने पॉलिटिक्स की 7वीं और 8वीं पुस्तकों में अपने शिक्षा सिद्धांत की विवेचना की है। अरस्तु की दृष्टि में शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके मुख्यतः 2 पक्ष हैं, शारीरिक तथा मानसिक। दोनों पक्षों का समुचित विकास करने हेतु अरस्तु की शिक्षा योजना को 3 भागों में बांटा जा सकता है।
फर्स्ट है जन्म से 7 वर्ष तक, सेकंड है 8 से 14 वर्ष तक, थर्ड है 15 से 21 वर्ष तक। ये 3 सोपानों में अपने अरस्तु शिक्षा योजना को विभाजित करता है। अरस्तु के प्रथम शिक्षा का सोपान है। अरस्तु के अनुसार बच्चों की शिक्षा दीक्षा उनके जन्म से लेकर 7 वर्ष की उम्र तक घर पर ही माता पिता की देखरेख में होनी चाहिए। शिक्षा के इस प्रथम सोपान को 3 भागों में व्यक्त किया। शैशव की प्रथम अवस्था, सेकंड है 5 वर्ष की उम्र तक की शिक्षा तथा थर्ड है 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की उम्र तक शिक्षा। शैशव की प्रथम अवस्था में नवजात का शरीर जितना हिलता डुलता तथा गतिमान रहता है उतना ही उसके शरीर को लाभ होता है। उनका मानना था कि बच्चों के रोने चीखने पर रोक नहीं लगानी चाहिए। इस काल में उन पर किसी तरह के शारीरिक परिश्रम अथवा पढ़ाई लिखाई का बोझ नहीं डालना चाहिए। ऐसे खेलों का इंतजाम करना चाहिए जिनसे उनके अंगों का संचालन हो तथा ऐसी कहानियाँ और किस्से सुनाए जाए जिसका उनका मनोरंजन होना चाहिए। 5 वर्ष के बाद 7 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को उन कार्यों को करते हुए देखने का अवसर मिलना चाहिए जिनमें भविष्य में स्वयं करेंगे। तो शिक्षा का फर्स्ट सोपान था अपने जन्म से 7 वर्ष तक का। अब सेकंड सोपान से पहले मैं आपको एक विशेष बात बता देना चाहता हूँ कि दांते नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक डिवाइन कॉमेडी में अरस्तु को ज्ञानियों का ज्ञानी कहा है। दोस्तों, क्या है? ज्ञानियों का ज्ञानी। दांते ने अपनी पुस्तक डिवाइन कॉमेडी में अरस्तु को ज्ञानियों का ज्ञानी कहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपके। अब अरस्तु ने दूसरा शिक्षा का सोपान बताया है कि अरस्तु की शिक्षा योजना का दूसरा सोपान है 7 वर्ष की उम्र के बाद 14 वर्ष तक की उम्र तक के लिए। इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा राज्य के नियंत्रण में दी जानी चाहिए। अरस्तु ने इस सोपान में छात्रों के शारीरिक गठन पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके लिए व्यायाम महत्वपूर्ण है, खेलकूद महत्वपूर्ण है। बच्चों को व्यायाम के साथ साथ पढ़ने लिखने, चित्रकारी, रंग चित्र और संगीत की भी शिक्षा देनी आवश्यक है। शिक्षा का तीसरा सोपान बताते हुए प्लेटो कहते हैं, प्लेटो नहीं, अरस्तु की शिक्षा योजना का ये अंतिम सोपान है। इसकी अवधि 14 वर्ष की आयु के बाद 21 वर्ष की आयु तक है, निर्धारित करी है। इस स्तर पर छात्रों को पढ़ाई लिखाई, चित्रकला, रंग चित्र और संगीत का ज्ञान अध्ययन कराया जाता है तथा 17 से 21 वर्ष की उम्र तक उन्होंने व्यायाम और कठोर परिश्रम करने को कहा जाता है। अरस्तु ने संगीत के संबंध में सरल वाद्य यंत्रों का समर्थन किया था, किंतु उसने अपने शिक्षा पाठ्यक्रम में उस संगीत को स्थान नहीं दिया जिससे मानव मन दूषित प्रवृत्तियों का शिकार हो जाए, अर्थात फिल्मी संगीत जिससे मानव मन दूषित हो जाए, उनका अरस्तु ने समर्थन नहीं किया। अरस्तु ने 14 के बाद 17 वर्ष की उम्र तक की 3 वर्ष की अवधि को छात्रों के लिए मानसिक विकास काल तथा 18 से 21 वर्ष तक की उम्र तक की 4 वर्ष की अवधि को व्यायाम तथा सैनिक प्रशिक्षण काल माना है। उसने इन दोनों अवधियों को एक दूसरे से पृथक रखकर मस्तिष्क और शारीरिक दोनों के विकास को स्वतंत्र रखना चाहे। उसका विश्वास इस बात में है कि शारीरिक कार्य मस्तिष्क को कुंठित करता है तथा मानसिक कार्य शारीरिक वृद्धि को रोकता है। दोस्तों, इन्होंने इन 2 अवधियों में इसलिए बांटा कि शरीर, मस्तिष्क और शारीरिक दोनों के विकास को स्वतंत्र रखना चाहिए, दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने फर्स्ट 14 से 17 तक मानसिक विकास का काल माना, फिर 18 से 21 तक शारीरिक विकास का काल अर्थात सैनिक प्रशिक्षण काल माना। तो उनका मानना था कि शारीरिक कार्य मस्तिष्क को कुंठित करते हैं, अपने शारीरिक कार्य मस्तिष्क को कुंठित करते हैं तथा मानसिक कार्य शारीरिक वृद्धि को रोकता है। तो दोनों को अलग अलग रखा है। इसलिए अब अरस्तु के शिक्षण की विधियाँ क्या क्या थी? अरस्तु को सुकरात एवं प्लेटो की ज्ञान पद्धतियाँ विरासत में मिली थी। देखो, उन्होंने शुरुआत की थी, उनका अनुसरण करते हुए इन्होंने विचार प्रस्तुत किए थे। तो उनको अरस्तु और सुकरात की विरासत में मिली ज्ञान की पद्धतियाँ, जिनकी मुख्य विशेषता संवाद, वाद विवाद, विचार विमर्श, अनुभव, तर्क इत्यादि थी। अरस्तु के अनुसार भी उत्तम जीवन एवं आदर्श राज्य के निर्माण में श्रद्धामूलक, आस्था प्रधान धार्मिक शिक्षा बाधक हैं। वैज्ञानिक शिक्षा ही श्रेष्ठ जीवन का आधार बन सकती है। इस हेतु अरस्तु ने निम्न प्रक्रियाओं को प्रमुखता दी। फर्स्ट है द्वंद्वात्मक विधि। ये शिक्षण विधियाँ हैं दोस्तों जो अरस्तु ने अपनाई। फर्स्ट विधि है द्वंद्वात्मक विधि। अरस्तु के दर्शन में परंपरागत मतों और कसौटी के रूप में तत्व मीमांसाई सिद्धांतों के बीच द्वंद्व चलता है। वस्तुतः अरस्तु ने पूर्व से चले आ रहे विचारों का एक तत्वज्ञानी के रूप में विवेचन और विश्लेषण किया है तथा अपने विचारों की पुष्टि की है। सेकंड है विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक पद्धति में किसी विषय तथा वस्तु के निर्माणकारी अंगों को अलग करके उनकी जांच की जाती है। तत्पश्चात एक सामान्य नियम की स्थापना की जाती है। विशेषज्ञों और विद्वानों का कहना है कि अरस्तु ने अपने दर्शन के विश्लेषणात्मक पद्धति को एक प्रमुख विशेषता के रूप में अपनाया है। आगमनात्मक विधि है अब थर्ड जो अरस्तु ने अपनाई। आगमनात्मक विधि के अनुसार अरस्तु में किसी
तथ्य या घटना को बारीकी से समझने की प्रवृत्ति शुरू से ही थी। तो उन्होंने विषयों तथा तथ्यों का निरीक्षण करना, संबंधित आंकड़े एकत्र करना और उनके आधार पर सामान्य नियम की स्थापना करना ही उनके वैज्ञानिक और दार्शनिक ज्ञान का प्राथमिक आधार था। वह पद्धति जिसमें विशेष घटनाओं की जांच परख के बाद सामान्य निष्कर्ष निकालते थे, आगमनात्मक पद्धति कही जाती थी। अरस्तु ने तर्कशास्त्र के इस पद्धति की स्थापना प्रमुख रूप से की। अगली विधि है प्रारंभिक विधि। क्या है प्रारंभिक विधि? अरस्तु ग्रीक दार्शनिकों की समृद्ध ज्ञान परंपरा को बौद्धिक उत्तराधिकारी था। अरस्तु ने अपने समय में विविध विषयों और ज्ञान प्रणालियों का अध्ययन किया, विशेष रूप से सोफिस्ट, सुकरात एवं प्लेटो के दार्शनिक विचारों, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का, जिनका प्रभाव उनके विचारों में स्पष्टतः देखा जा सकता है। फिफ्थ और लास्ट विधि है इसकी 100 उद्देश्य विधि। ये पद्धति ये मानकर चलती है कि हर वस्तु अथवा विषय का अपना उद्देश्य होता है, जो उसके विकास और अस्तित्व का कारण होता है। अरस्तु ने अपनी रचनाओं में इस पद्धति को प्रतिष्ठित किया है। इसी विचार के अनुसार उसने पॉलिटिक्स में कहा है कि शिक्षा आदर्श राज्य में श्रेष्ठ नागरिक पैदा करने का माध्यम है। तो दोस्तों, हमने ये शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम एवं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम परिचर्चा में सेकंड इकाई का दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार दें, सपोर्ट दें और अपने एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं और ऐसे ही वीडियो सभी सब्जेक्ट आगे पेपर के लिए पाने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे। और हमारे वीडियो में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपको आगे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो जानकारी मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस प्रकार हम मेहनत करके आपके लिए अगली इकाइयों के भी अभी लेट नाइट में वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप सुबह जल्दी देख सकते हो, जिनको देखकर आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको भरपूर फ़ायदा मिलने वाला है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।